हम लोग नूर मोहम्मद के घर में जाकर छुप गए थे। मलिक उस्मान के आदमी करामत के घर की तलाशी लेने के बाद चले गए थे। जाहिर है वो पूरे गांव की तलाशी तो नहीं ले सकते थे। फिर नाना जी ने अपना घोड़ा और तांगा औने पौने बेच दिया। वो जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। जिस दिन वो घोड़ा बेचकर आए उस दिन वो बहुत अफसुर्दा थे। करामत चाचा ने पूछा, क्या हुआ खैर मोहम्मद, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ये सुनकर नाना जी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। बोले, आज मैंने अपने दोस्त का सौदा कर दिया। वो घोड़ा ही तो मेरा सच्चा दोस्त था। उसी रात उन्होंने वहां से निकलने का फैसला कर लिया। करामत चाचा ने हमें अपनी बैलगाड़ी में एक अजीब सी जगह उतार दिया। मुझे नजदीक जाकर मालूम हुआ कि वो रेलवे स्टेशन है। नाना जी ने हमें बताया कि हम कराची जा रहे हैं। ये सुनकर मैं उछल पड़ा। मैंने कराची के मुताल्लिक बहुत कुछ सुन रखा था, खुद भी पढ़ा था। मुझे वो शहर देखने का शौक था। अब नाना जी ने भी वहीं जाने का फैसला कर लिया था। कराची मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा वसी व अरीज था। वहां की भरी पूरी सड़कें और सरबफलक इमारतें देखकर मुझे खौफ आने लगा। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, बसों के पीछे भागते हुए लोग और गाड़ियों का कसीफ धुआं। कराची का जो तसव्वुर था वो पाश पाश हो गया। मैं तो समझ रहा था कि कराची जन्नत का नमूना होगा, मगर यहाँ तो किसी को किसी की परवाह ही न थी। मैंने नाना जी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नाना जी भी शायद पहली मर्तबा कराची आए थे, इसलिए बहुत घबराए हुए थे। अम्मा भी सहमी हुई थी। मैंने कराची की औरतों को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी अम्मा बहुत हसीन है। अगर वो भी उन औरतों की तरह खूबसूरत कपड़े पहन लेती तो बिल्कुल शहजादी लगती। मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था जो अम्मा को घूर घूर कर देख रहे थे। अजीब लोग हैं, मैंने सोचा। आखिर ये अम्मा को क्यों घूर रहे हैं? नाना जी किसी न किसी तरह स्टेशन की इमारत से बाहर निकल आए। हमें देखकर एक गाड़ी हमारे नजदीक आकर रुकी। ड्राइवर ने गर्दन खिड़की से बाहर निकाल कर पूछा, कहाँ जाना है बाबूजी? नाना जी ने जल्दी से कहा, बेटा मुझे सब्जी मंडी जाना है। वहाँ मेरा यार गुलाम कादिर कागज की थैलियां बेचता है। अगर तुम सब्जी मंडी जाते हो तो उसे जानते होगे। ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगा। बोला, वो किसी पिंड या तहसील की सब्जी मंडी नहीं है बाबा जी, ये कराची है। यहाँ की सब्जी मंडी इतनी बड़ी है कि अंदर घुस जाओ तो फिर वापसी का रास्ता न मिले। खैर मैं तुम्हें सब्जी मंडी पहुंचा दूंगा, 30 रुपए होंगे। नाना जी बौखलाकर बोले, 30 रुपए? इतने पैसे तो वो 10 दिन में कमाते थे। बोले, नहीं बेटा ये बहुत ज्यादा हैं, मैं किसी और से बात कर लेता हूँ। ड्राइवर ने कहा, अच्छा चलो 20 दे देना। अम्मा जल्दी से बोली, बैठ जाओ बाबा, हम लोग यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? वो दरअसल उन लोगों की नजरों से खौफजदा थी जो उन्हें मुसलसल घूर रहे थे। नाना जी खुद भी घबराए हुए थे, इसलिए उस गाड़ी में बैठ गए। हमारी हवेली में इससे अच्छी गाड़ियां थीं, इसलिए मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। मैं तो सारा वक्त खिड़की से सर बाहर निकाले पीछे की तरफ भागती हुई सड़क और भांत भांत की गाड़ियां देखता रहा। सब्जी मंडी पहुंचकर नाना जी मजीद घबरा गए। वहां बगैर पते के किसी आदमी को ढूंढना ऐसा ही था जैसे भूसे के ढेर में सुई तलाश करना। सब्जी मंडी वाकई इतनी बड़ी थी कि उसमें अगर मैं चला जाता तो शायद वापसी का रास्ता न मिलता। नाना जी ने एक अक्लमंदी की कि अपने दोस्त गुलाम कादिर का पता उन्हीं लोगों से पूछा जो कागज की थैलियां और लिफाफे बेच रहे थे। आखिर एक दुकानदार ने गुलाम कादिर का पता बता ही दिया। वो नाना जी को देखकर हैरान रह गए। बोले, अरे खैर मोहम्मद तुम, और ये कुलसूम बेटी है ना? उसने अम्मा की तरफ इशारा किया। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, ये कौन है? उसके सवाल पर मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मुझे नहीं पहचानता। नाना जी जल्दी से बोले, ये कुलसूम का बेटा कामरान है। वो हैरान हुआ। बोला, तो क्या कुलसूम की शादी भी हो गई? नाना जी ने कहा, यार तुम तो बरसों से गांव नहीं आए, तुम्हें कैसे मालूम होता कि कुलसूम की शादी हुई या नहीं? गुलाम कादिर हमें लेकर जिस जगह पहुंचा उसे वो घर कह रहा था। मैं हैरान रह गया कि शहर में ऐसी जगह भी होगी। क्या गुलाम कादिर को रहने के लिए यही जगह मिली थी? यहाँ इतनी बहुत सारी तो इमारतें थीं, उसे उन इमारतों में कहीं भी जगह न मिली। ये जानकर तो मेरा दिल बैठने लगा कि हम भी इसी जगह रहेंगे। फिर नाना जी ने गुलाम कादिर के कहने पर फलों का ठेला लगा लिया। अम्मा चूंकि 8 जमातें पड़ी हुई थी, इसलिए वो घर ही पर मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाने लगी। यूं किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी की गाड़ी घिसटने लगी। नाना जी और अम्मा दोनों की यही कोशिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। मैं खुद भी अपने आप को बड़ा आदमी समझता था। मेरे हम उम्र लड़के कोई ना कोई काम करते थे। कोई बच्चों के स्कूल के सामने ठेला लगाता, कोई किसी कारखाने में काम करता, कोई अखबार बेचता। मैं उन सब में सबसे ज्यादा खुश नसीब था कि पढ़ रहा था। अम्मा ने मुझे किसी सरकारी स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था, बल्कि मैं एक महंगे स्कूल में पढ़ रहा था। नाना जी और अम्मा मेरी तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए क्या क्या जतन करते थे, मैंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया, या फिर उन लोगों ने मुझे किसी बात पर गौर करने का मौका ही न दिया। मैं यूं ही हंसता खेलता मैट्रिक में पहुंच गया। एक दिन नाना जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें लेकर अब्बासी शहीद अस्पताल चला गया। वही हमारे नजदीक था।
वहाँ ये भयानक इंकशाफ हुआ कि नाना जी को कैंसर है और वो मुश्किल से 2-3 हफ्तों के मेहमान हैं। वो बेचारे जाने कब से तकलीफ सह रहे थे, मगर इस खौफ से कभी डॉक्टर के पास न गए थे कि वहाँ जाकर खामखा पैसे ही खर्च होंगे। फिर मुश्किल से 20 ही दिन गुजरे थे कि नाना जी मुझे और अम्मा को हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गए। नाना जी के दोस्त गुलाम कादिर ने उनका ठेला बेच दिया और कुछ रकम अपने पास से मिलाकर अम्मा को एक सिलाई मशीन ला दी। अब अम्मा बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मोहल्ले वालों के कपड़े भी सीने लगी। न जाने उन्होंने सिलाई और कढ़ाई कब सीखी थी। चंद ही महीने में अम्मा इतने बेहतरीन कपड़े सीने लगी कि मैं भी हैरान रह गया। एक दफा अम्मा ने मोहल्ले की एक छोटी सी लड़की की इतनी खूबसूरत फ्रॉक सी कर दी कि मैं अशश कर उठा। वो फ्रॉक इतनी खूबसूरत थी कि अम्मा के पास दूर दूर से काम आने लगा। स्कूल में मेरा एक दोस्त हामिद भी था, उसकी एक बड़ी गारमेंट फैक्ट्री थी, सदर में उनकी एक दुकान भी थी। एक दफा मैं हमीद के साथ दुकान में बैठा हुआ था कि एक आदमी वहां आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। उसने ब्रीफकेस से 2-3 बहुत खूबसूरत फ्रॉकें निकाली और हमीद के मैनेजर के सामने रख दी। मैं दिलचस्पी से उसे देख रहा था। बाद में मालूम हुआ कि वो फ्रॉकों के कुछ सैंपल लेकर आया था। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ कि अगर अम्मा कपड़े सिएं और मैं दुकानों पर बेचूं तो बहुत फायदा होगा। मैंने अम्मा के सामने ये तजवीज रखी तो वो भी राजी हो गई। फिर हमीद ही के जरिए मैंने गारमेंट की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। सिर्फ 1 साल में हम वो इलाका छोड़कर नॉर्थ नाजमाबाद में शिफ्ट हो गए। अम्मा ने कुछ लड़कियां मुलाजिम रख लीं और खुद सिर्फ डिजाइनिंग करने लगी। मुझे अफसोस होता था कि मुझे ये ख्याल पहले क्यों ना आया। नाहक अम्मा को इतनी तकलीफ थी। वो अब भी दिन रात मेहनत करती थी। मैं उन दिनों बीए के इम्तिहान से फारिग होकर माँ का हाथ बटाने के लिए ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री में गुजारता था। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जिसने मेरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। यास्मीन को पहली दफा मैंने अपनी फैक्ट्री में देखा था। मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। वो थी ही इतनी हसीन। उस वक्त वो किसी बात पर हंस रही थी। मैंने शिफ्ट इंचार्ज नफीसा बेगम से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती है। यहाँ तो डिजाइनिंग के शौक में आती है। फिर यास्मीन गैर महसूस तरीके पर मेरे नजदीक आती गई, यहाँ तक कि हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि यास्मीन को हमेशा के लिए अपनाऊंगा। अम्मा से मैंने बात की तो उन्होंने सख्ती से मेरी मुखालफत की और बोली, तुम पहले अपनी तालीम मुकम्मल करो, फिर शादी के बारे में सोचना। अभी तो तुम्हें मुकाबले के इम्तिहान में भी बैठना है। मैंने कहा, वो इम्तिहान मैं शादी के बाद भी दे सकता हूँ। अम्मा ने हतमी लहजे में कहा, देखो कामी, बात असल में ये है कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं। मैं फट पड़ा। कहा, क्या खराबी है उसमें? अम्मा चीख कर बोली, कोई खराबी हो या ना हो, मगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। मैंने भी चीख कर कहा, ठीक है, फिर मैं ये घर ही छोड़ देता हूँ। मैं बाहर की तरफ चल दिया। पीछे से अम्मा की घुटी घुटी चीख सुनाई थी, कामी। मैंने मुड़कर देखा, वो खड़े कद से फर्श पर गिर पड़ी। मैं झपट के उनके पास आ पहुंचा। वो उखड़े उखड़े से सांस ले रही थी, चेहरा पसीने में तर था। उन्होंने बमुश्किल कहा, कहाँ जा रहे थे बेटा? अपनी माँ से नाराज होकर घर छोड़कर जा रहा था। तुझ पे यास्मीन जैसी 10 लड़कियां कुर्बान कामी। तू उनकी हालत मजीद बिगड़ गई। मैंने चीख कर मुलाजिम को आवाज दी, जहूर, डॉक्टर को फोन करो, अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने आकर अम्मा का मुआयना किया और सर झुकाकर बोला, आई एम सॉरी मिस्टर कामरान। मैंने कहा, यू मीन? डॉक्टर ने कहा, यस आई मीन इट, और वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। मैं बहुत देर तक फटी फटी आंखों से उस दरवाजे को घूरता रहा जिसमें से डॉक्टर बाहर गया था। मेरा जहन माऊफ सा हो रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने क्या कह दिया है। फिर अचानक मुझे अम्मा का ख्याल आया तो मुझे झटका सा लगा। डॉक्टर की बात का मतलब समझ में आते ही मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। गोया नाना जी के बाद अब अम्मा भी मुझे तन्हा छोड़ गई थी। अचानक मेरे अंदर से आवाज आई, कामी, तू कातिल है, तूने ही अपनी माँ का कत्ल किया है। मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाया, नहीं, अम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनका हार्ट फेल हुआ है। कितना बदनसीब बेटा हूं मैं। मैंने उस माँ की जान ले ली जिसने भरी जवानी मेरी वजह से तन्हाई का ख्वाब सहते गुजार दी। नाना जी ने उनसे जब भी शादी के लिए कहा, उन्होंने हमेशा यही कहा, बाबा, अगर मैं शादी होकर चली गई तो कामी का क्या होगा? तुम अकेले इसके अखराजात पूरे कर पाओगे? नाना जी अम्मा के इस नुक्ते से लाजवाब हो जाते। अब न अम्मा रही थी न नाना जी। ताज़ियत करने वालों में यास्मीन भी थी। मुझे अचानक उससे नफरत सी महसूस हुई। वो मेरे इस उखड़े उखड़े रवैये से भी परेशान ही थी। बाद में फैक्ट्री में भी उसके साथ मेरा रवैया यही रहा तो वो फिक्रमंद हो गई। फिर मौका पाते ही वो मेरे ऑफिस में आ गई और अफसरदा लहजे में बोली, क्या बात है कामी, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोली, फिर मुझसे नाराज क्यों हूँ? मैंने झुंझला कर कहा, मैं नाराज नहीं हूँ, अब यहाँ से जाओ। वो बिफर कर बोली, नहीं जाऊंगी। पहले तो मेरी खुशामद करते थे कि मुझे फलां जगह मिलो,
फुला सूट पहनो, अब मुझसे दिल भर गया है तो अपने कमरे से धुतकार रहे हो। फिर वो जहरीले लहजे में बोली, मैं समझ गई कि तुम मुझसे क्यों कतरा रहे हो। मैं चीख कर बोला, यास्मीन प्लीज यहाँ से जाओ वरना मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें मुलाजमत से निकाल दूंगा। वो दांत पीस कर बोली, मुझे ठुकराना इतना आसान नहीं है मलिक कामरान, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। व्हाट यू मीन? यास्मीन ने कहा, यस आई मीन इट। वो सरासर झूठ बोल रही थी। मैंने उससे बिल्कुल अफलातूनी किस्म का इश्क नहीं किया था। मैं तो उसे शबनम की तरह पाक समझता था। वो न जाने किसका गुनाह मेरे सर मुंडना चाहती थी। मैंने तहम्मुल से कहा, देखो यास्मीन, अब मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोली, मैं भी तो यहाँ से जा रही हूँ मगर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो पैर पटकती हुई कमरे से निकल गई। इस वाक़े के 3 दिन के बाद वो मुझे सदर में नजर आई। मुझे देखते ही वो तीर की तरह मेरी तरफ आई। मैं उसे देखकर घबरा गया। वो मुझसे बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं खुद भी तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं ये मुल्क ही छोड़ना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने चौंक कर उसे देखा। कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो बोली, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। उसने यूं कहा जैसे वो मुझसे सिर्फ 5 रुपए मांग रही हो। मैंने कहा, मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। वो बोली, मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम मुझे अभी ये रकम दे दो। अभी तो मैं कुछ दिन यहाँ रहूंगी, कल परसों या उससे अगले दिन जब तुम्हें सहूलत हो। मैंने भिन्ना कर कहा, मेरे पास ये रकम न आज है न कल होगी, अब मेरा रास्ता छोड़ दो। उसने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, सोच लो कामरान। मैंने कहा, सोच लिया। फिर वो गुस्से में तिलमिलाती बल खाती वहां से चली गई। दूसरे दिन मैं ऑफिस में बैठा था कि वो फिर नाजिल हो गई। मैं झुंझुला कर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा मेरे पास मत आना, अब क्यों आई हो? वो शिकस्ता लहजे में बोली, मुझे रकम नहीं चाहिए मगर इतना तो कर सकते हो कि अपने बच्चे के अखराजात मुझे हर माह देते रहो। मैं बिफर गया। कहा, कौन सा बच्चा? वो बोली, हमारा होने वाला बच्चा। मैं एकदम बेतहाशा गुस्से में आ गया। मैंने संगमरमर का भारी एस्ट्रे उठा लिया। कहा, अब अगर तुम एक लफ्ज भी बोली तो तुम्हारी जबान गुद्दी से खींच लूंगा। अब मुझे मालूम हो गया कि वाकई तुम उस बाजार से ताल्लुक रखती हो। वो बोली, मुझे गालियां दे लो मगर आइंदा मेरे बाप को बुरा मत कहना। मैंने कहा, तुम लोगों के यहाँ बाप होता कब है? तुम क्या जानती हो कि तुम्हारा बाप कौन था? उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने चटाख से भरपूर थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मेरे कानों में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। मैंने भारी एस्ट्रे उसके सर पर दे मारा। उसके हलक से हल्की सी चीख बुलंद हुई और वो बेमहान गुड़िया की तरह फर्श पर आ रही। मैं फटी फटी नजरों से उसे देख रहा था। उसी वक्त बिजली चमकने लगी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और अपनी कुर्सी पर ढेर हो गया। अचानक कमरे में मेरा प्रोडक्शन मैनेजर असद दाखिल हुआ। उसने चौंक कर यास्मीन की तरफ देखा, फिर घुटनों के बल बैठकर यास्मीन की नब्ज देखी, फिर सर झुकाकर बोला, ये तो मर गई है सर। मैं सन्नाटे में रह गया। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की मगर बोला न गया। असद ने कहा, सर आप फिक्रमंद ना हो, आप इत्मीनान से घर जाएं, मैं इसकी लाश ठिकाने लगा दूंगा। मैं इतना हवास बाख्ता हुआ कि उसी वक्त सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर आ गया। बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उन लोगों ने मुझे अपने जाल में फंसाना चाहा और मैं उसमें फंसता चला गया। जिस वक्त मैंने यास्मीन के सर पर एस्ट्रे मारा था उस वक्त बिजली सी चमकी थी जिसे मैं आसमानी बिजली समझ रहा था। वो असल में कैमरे की फ्लैश की चमक थी। उस मनहूस असद ने मेरी तस्वीर उतारी थी जो बाद में उसने मुझे भेज दी। उस तस्वीर में यास्मीन मेरे सामने मुर्दा हालत में पड़ी हुई थी और मैं एस्ट्रे हाथ में पकड़े फटी फटी आंखों से उसे घूर रहा था। यास्मीन भी उन्हीं की साथी थी। उनका मंसूबा यह था कि यास्मीन मुझे इतना मुश्तइल कर देगी कि मैं उसे धक्के देकर ऑफिस से निकाल दूंगा या उसका गला पकड़ लूंगा। यास्मीन उस वक्त मरने की अदाकारी करेगी और मेरी तस्वीरें बना ली जाएंगी। वो अपने जाल में फौरी फंस गई। उसने तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मुश्तइल करने के लिए थप्पड़ मारा था। उसे क्या खबर थी कि वो थप्पड़ मार कर अपनी जान से जाएगी। असद, यास्मीन और कई दूसरे लोग इसी खौफनाक गिरोह के आलाकार थे। वो लोग मेरी फैक्ट्री के जरिए मनशियात की स्मगलिंग करना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ मेरे माल की आड़ में मनशियात की स्मगलिंग की बल्कि मुझे भी गैर कानूनी काम करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मुझसे कई बेगुनाह अफराद को कत्ल करवाया, कई लड़कियों को अगवा करवाया। गरज मुझे हर तरह से इस्तेमाल किया। जब मैं हर तरह से उनके मयार पर पूरा उतरा तो उन्होंने मुझे बाकायदा दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी। उनके पास किराए के गोरिलों का पूरा दस्ता था। वो भारी मुआवजा लेकर छोटे मुल्कों में बदअमनी फैलाते थे, हुकूमतों के तख्ते उलटते और हुकूमतों के राज चोरी कराते थे। मैं गर्दन गर्दन इस दलदल में फंस गया था। अब मैं चाहता भी तो उनके चुंगल से नहीं निकल सकता था। मैं फैक्ट्री पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था, इसलिए मैंने फैक्ट्री अपने ही गिरोह के एक आदमी के हाथ फरोख्त कर दी। वो दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं अभी सो ही रहा था कि फोन की घंटी बजने लगी।
मैंने नीम गनूदगी की हालत में हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बॉस था। मैं उसे सिर्फ आवाज से जानता था। मैं एकदम मुस्तैद हो गया। बॉस ने गंभीर लहजे में मुझे कहा, हेलो ईगल। ईगल मेरा कोड था। मैंने कहा, ईगल इज ऑन द लाइन। बॉस ने कहा, आज रात 9 बजे लुफ्थांसा एयरलाइन की फ्लाइट से ग्लोरिया कराची पहुंच रही है। उसके पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मैंने कहा, मैं उसे कैसे पहचानूंगा बॉस? बॉस ने मेरे लिए एक फाइल भिजवाई थी। उस फाइल में पाकिस्तान के एक अहम आदमी की तस्वीर थी। वो तस्वीरें अगर न भी होती तो भी मैं उसे पहचान लेता, क्योंकि वो मुल्क का मशहूर मारूफ शख्स था। उस फाइल में मेरे लिए एक असाइनमेंट था। मुझे उस शख्स को ठिकाने लगाना था। वो शख्स मुल्क में इतना हरदिल अजीज था कि मुल्क के बासर सियासतदानों, आला अफसरों और बददियानत ताजिरों की आंख में कांटे की तरह चुभ रहा था। अब बॉस ने उसके कत्ल के अहकामात सादिर कर दिए थे। मैं देर तक इसी सिलसिले में सर खपाता रहा। इस कत्ल से ना मुझे फायदा था, ना मुल्क और कौम को। हाँ, उन लोगों को जरूर फायदा था जो उस सियासी शख्सियत से खतरा महसूस कर रहे थे। मैं अगर उसका हुक्म मानने से इनकार कर देता तो वो ये काम किसी और से ले लेता। बहुत ज्यादा गौर करने के बाद एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने फैसला किया कि मुल्क की उस अहम शख्सियत को पहले गोली मारूंगा, फिर उसके घर को आग लगा दूंगा। मैंने पहले उसके मामूलात नोट किए। वो मंजर-ए-आम पर बिल्कुल नहीं आता था। आखिर बहुत छानबीन करने के बाद मुझे एक ऐसी बात का इल्म हुआ कि मैं खुशी से झूम उठा। इस बात का इल्म अगर दूसरे लोगों को हो जाता तो शायद वो लोग बहुत पहले उस शख्सियत को ठिकाने लगा चुके होते। वो साहब हर जुम्मे की रात को अपनी वालिदा से मिलने उनके घर जाते थे। ये मुलाकात खुफिया नौयत की होती थी, क्योंकि कदम कदम पर उनके दुश्मन बैठे हुए थे। वालिदा के पास वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के जाते थे। मैंने अपने मंसूबे को आखिरी शक्ल दी और जुम्मे की रात को उनकी वालिदा के घर पहुंच गया। वो उस वक्त वुजू करके नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। मुझे एकदम याद आ गया कि वो न सिर्फ 5 वक्ता नमाजी हैं, बल्कि तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं। वो नमाज के लिए खड़े हुए तो बिल्कुल मेरे निशाने की जद पर थे। मैंने निशाना लिया और ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन मेरा हाथ खुद ब खुद रुक गया। वो नमाज खत्म करने के बाद दुआ मांग रहे थे। उनकी दुआ का एक एक लफ्ज आज भी मेरे जहन पर नक्श है। वो बुरी तरह रोते और गिड़गिड़ाते हुए कह रहे थे, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ, मुझ पर रहम फरमा। या अल्लाह, तू मेरे वतन पर रहम फरमा। तू मेरे वतन के लोगों को भी शादो आबाद रखना। ऐ अल्लाह, तू पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और दुनिया में उसका मर्तबा बुलंद फरमा। उनकी दुआ के अल्फाज सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया। मुझे हैरत थी कि ऐसे भी लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर देते हैं और दुआ भी मांगते हैं तो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी कौम और मुल्क के लिए। मैंने अपने तौर पर मालूमात की थी तो मालूम हुआ था कि इन साहब की पूरी जिंदगी वतन और अहले वतन की खिदमत से इबारत थी। मेरा हाथ बुरी तरह कांपने लगा और रिवॉल्वर मेरे हाथ से छूट कर नीचे गिर पड़ा। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा और बोले, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, खामखा मेहनत मत करो। मैंने गुलूगीर लहजे में कहा, मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिल चुका है सर। फिर मैंने उन्हें मुख्तसरन बता दिया कि मैं कौन हूँ और किस मकसद के तहत वहाँ आया हूँ। वो देर तक मेरी बातों पर गौर करते रहे, फिर पुरख्याल अंदाज में बोले, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा कि। मैंने उनकी बात काट दी। कहा, सर प्लीज, आप जैसे आदमी के मुंह से इस किस्म की बातें सुनकर अजीब लगता है। मेरी एक दरख्वास्त है सर, आइंदा आप जहाँ भी जाएं पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाएं और बगैर किसी पेशगी इत्तला के जाएं। आप हमारा सरमाया है सर। वो हंसकर बोले, ओके ओके, आइंदा से मैं तुम्हारी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगा। मैं वहां से लौटा तो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सर से हट गया हो।